जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देखें, ये सब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक खोल लें और बुक खोल करके आप देखें क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है 1.5 जूल पर टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यम की वैल्यू आपको दी गई है 1.5 जूल पर टेस्ला वाली एक छड़ 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू आपको दी गई है और ये दी गई है 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखी गई है। अब देखें तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ए पार्ट में कि एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा। बाह्य बल आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बल आघूर्ण जो होता है कार्य के बराबर होता है और कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक बाह्य बल आघूर्ण कितना काम करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत, फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है अभिलंबवत। अच्छा, अगर अभिलंबवत हो तो प्रारंभिक कोण को हम 0 मानते हैं, लेकिन जब अभिलंबवत हो जाता है तो बाद वाला कोण होता है θ2 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अभिलंबवत और सेकंड में दिया है विपरीत। जब विपरीत होगा ना तो उस समय थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। उसको हम नोट कर देंगे यहां में संरेखित करने के लिए घुमा दे। तो अब देखें आपसे बल आघूर्ण पूछा जा रहा है, बाह्य बल आघूर्ण कितना होगा और फिर इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में दिया हुआ है कि स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो बाह्य बल आघूर्ण हम निकालें। तो चलिए, अब उसमें भी 2 स्थितियां हैं, फर्स्ट अभिलंबवत और सेकंड दिया हुआ है विपरीत दिशा। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कहें या कार्य कहें, इसकी वैल्यूज होती है यह -mv cos थीटा के इक्वल होती है। हम मान लेते हैं जब एंगल θ1 है तो कार्य W1 है और फिर W2 की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा -mv cos θ2। अब यहाँ पर हम देखें कि अगर चुंबक को कोण θ1 से कोण θ2 तक घुमाया जाए तो कुल किया जाने वाला कार्य कितना होगा। तो कुल किया जाने वाला कार्य W ज्ञात करने के लिए हम W2 में से W1 को माइनस कर लेंगे। देखिए, ये याद रखे रहिएगा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये होता है, स्थितिज ऊर्जा के जगह पे हम कार्य किए हैं क्योंकि कार्य जो है ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम W2 माइनस W1 कर देंगे। फिर देखें, वैल्यू यहाँ रख देते हैं, W इज इक्वल टू W2 माइनस mv cos θ2 माइनस W1। तो माइनस है और माइनस W1 करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा mv cos θ1। अब W इज इक्वल टू, देखें अब ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं
और दोनों में से एम बी कॉमन हो जाएगा। हम एम बी कॉमन ले लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका cos थीटा 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा 2। अब जो दोनों स्थितियां थे जिनमें से पहले अभिलंबवत कहा जा रहा था, देखिए तो जब पहले अभिलंबवत कहा जा रहा था तो थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ हम 90 डिग्री कर देंगे। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये फर्स्ट कंडीशन में हम रखेंगे। जब फर्स्ट कंडीशन में रखेंगे तो फिर देखते हैं वैल्यू क्या निकलती है। और कार्य जो होता है यही बल आघूर्ण के बराबर होता है, बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। इसको आप सभी लोग ध्यान में रखे रहेंगे। तो फिर यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा M, वैल्यू हम रख रहे हैं। तो M की जो वैल्यू है ये 1.5 है, B की वैल्यू 0.22 है, और फिर cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 की वैल्यू 0 और माइनस cos थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, W इज इक्वल टू 1.5 और इंटू 0.22, और cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब हम 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखें क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा, अब ये 1 तो यहाँ पर 1.5 इंटू 0.22 होगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अब ये जो वैल्यू आएगी 0.33 आएगी। तो अब इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं या जूल भी लिख सकते हैं, आप जो चाहे लिख लें। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में आपसे कहा जा रहा था कि दिशा विपरीत कर दी जाती है। तो जब दिशा विपरीत कर दी जाएगी तो थीटा 1 तो 0 ही होगा, लेकिन थीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो 180 हो जाएगी। थीटा 2 की वैल्यू 180 और फिर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, देखिए अभी हम गुणा कर देते हैं, चीज सब कुछ यही रहेगा। तो 1.5 में 0.22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.33 हो जाएगा, और यहाँ हो गया cos 0 और माइनस हो जाएगा cos 180। फिर देखें कि ये वैल्यू क्या मिलेगी। तो W इज इक्वल टू 0.33, और देखें cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये +1 हो जाएगा। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ W इज इक्वल टू 0.33 और 1 + 1 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 हो जाएगा। ये 0.66 जूल या न्यूटन मीटर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए पार्ट में फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन दिया था, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। अब देखिए बी पार्ट में क्या आपसे पूछा जा रहा है। बी पार्ट में कहा जा रहा है कि स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड में कितना बल आघूर्ण होगा। हाँ, कितना बल आघूर्ण होगा। तो देखें आपको मालूम है टा इज इक्वल टू होता है mb sin थीटा। तो अब पहली स्थिति में बाह्य बल आघूर्ण निकाला गया है और यहाँ पर बल आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिए तो ऐसे समझ लीजिए कि पहली स्थिति में बल आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य निकाला गया है। अब दूसरी स्थिति में बल आघूर्ण निकालना है। तो अब देखें, अब यहाँ जब फर्स्ट कंडीशन आएगी तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम रख लेते हैं टा इजकल टू एम और बी की वैल्यू मालूम है 1.5, बी की वैल्यू 0.22 और ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है,
तो टा इजकल टू फिर ये आपका 1.5 इंटू 0.22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.33 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा था कि दिशा विपरीत हो जाती है, तो जब दिशा विपरीत हो जाएगी तो थीटा इजकल टू हो जाएगा 180। हम रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा टा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.22 और ये हो जाएगा साइन 180। तो साइन 180 की वैल्यू तो 0 होती है, तो जब 0 होगा तो ये टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो है दोनों कंडीशन, देखिए ए में भी दोनों कंडीशन था और बी में भी दोनों कंडीशन था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। एक परिनालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, यहाँ फेरों की संख्या n की वैल्यू आपको दी गई है 2000 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और ये वैल्यू आपको दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर तथा इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने वाली धारा 4 एम्पियर की दी गई है। तो इसको केंद्र से इस प्रकार लटकाया गया कि यह क्षैतिज तल में घूम सके। तो ए पार्ट में देखें, आपसे कहा जा रहा है कि परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है NIA। तो वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू है 2000 और फिर इसके बाद I की जो वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें, अगर 0 हम हटावें तो ये 16 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 16 चौका 64 और 64 दूना 128 हो जाएगा। तो ये हो गया 128 और 2 0 यहाँ आ जाएगा और फिर ये हो गया 10⁻⁻⁴। आपको मालूम है कि दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है। तो अब हम जो है यहाँ पर m की वैल्यू, या देखिए ये 10⁻⁻⁴ है ना, अगर इसको नीचे ला दें तो 10⁻+4 हो जाएगा। 10⁻4 का मतलब हो जाएगा 10,000 और 10,000 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1.28 हो जाएगा और ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो ए पार्ट था, ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, परिनालिका पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना है। बल आघूर्ण टा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि परिनालिका पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना होगा यदि इसकी अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हुआ एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, देखें यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बनाता हुआ एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B होगा और B की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला दिया हुआ है। तो परिनालिका का बल आघूर्ण ज्ञात करना है। परिनालिका का बल आघूर्ण टा इक्वल टू फार्मूला आपको मालूम है, ये होता है mb sin थीटा। रखते हैं सबकी वैल्यू। तो टा इज इक्वल टू m की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया है 1.28 आया है
और b की वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻², और ये हो जाएगा थीटा साइन 30 डिग्री। आपको मालूम है साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। तो अब टा इज इक्वल टू देखें 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻², और साइन 30 की जो वैल्यू है ये 1/2 है। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.64। अब हम मल्टीप्लाई कर लें टा इजकल टू 0.64 इंटू 7.5 इंटू 10⁻²। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 7.5 का 0.68 में, तो ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू आपकी 4.8 इंटू 10⁻², ये लगभग में वैल्यू आएगी। अब इस प्रकार जो है, अब इसका यूनिट बल आघूर्ण है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो इसका ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व हुए। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो था यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार कुंडली में 16 फेरे हैं, 16 फेरे हैं। फेरों की संख्या आपको दी गई है 16, यानी यन की वैल्यू जो दी गई है वो 16 दी गई है। 16 फेरे हैं जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या भी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो चलें त्रिज्या आर की वैल्यू हम देखें। आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.10 मीटर हो जाएगा। अब फिर देखें इसमें 0.75 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित होने वाली धारा आई की भी वैल्यू आपको दी गई है, और ये है 0.75 एम्पियर। और फिर आगे देखें यह 5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला परिमाण वाले चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 5.0 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। परिमाण वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और अपने तल में स्थित अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को थोड़ा सा घुमा करके छोड़ दिया जाए तो यह अपनी अस्थायी साम्यावस्था से इधर उधर 2 हर्ट्ज की आवृत्ति से, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है, और फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दी गई है, और ये दिया हुआ है 2 हर्ट्ज की आवृत्ति से दोलन करती है। तो कुंडली का अपने अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? जड़त्व आघूर्ण आई की वैल्यू पूछी जा रही है। हम आपको बता दें कि देखें, अब ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम आपको बता दें कि कुंडली पर जो जड़त्व आघूर्ण काम करता है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में यन इंटू आई और फिर r² b अपान हुआ करता है 4πf²। ये फार्मूला आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब न्यूमेरिकल दिया हुआ है लेकिन सिलेबस में ये फार्मूला नहीं था। हम सॉल्व कर लेते हैं आई की वैल्यू। यन की वैल्यू दिया गया है 16 और फिर आई की जो वैल्यू है वो 0.75, फिर r का स्क्वायर, देखिए 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.01, और b की जो वैल्यू है ये आपको 5 इंटू 10⁻⁻², और फिर नीचे है ये 4 और पाई की वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पे,
ये है 3.14 और फिर यह फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज दी गई है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा इसको सॉल्व किया जाए तो 4 4 जा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब जो है अगर ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ज़रा देखिए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से भी डेसिमल हट जाएगा। अब इसके बाद जो है i इज इक्वल टू 0.75 इंटू 5 और नीचे हो जाएगा 314 इंटू हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। अब जो है यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो देखें 5 × 5 = 25 हो गया और 5 × 7 = 35, 2 37 हो जाएगा और दशमलव के 2 अंक कट जाएंगे और फिर नीचे है 314 और इंटू है 10 टू दी पावर -2। अब जो है ये 3.75 अपॉन 314 इसको सॉल्व करना है। तो ऐसा करें ना, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 होगा और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मतलब 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2 पहले से है और एक और -2 आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब जो है अब 375 में 314 से डिवाइड करें, ये वैल्यू लगभग 1.2 आएगी इंटू 10 टू दी पावर -4 होगा और जड़त्व आघूर्ण है तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक आपको मालूम है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि कुंडली जब अपने अक्ष के परितः घूमेगी तो उस पर लगने वाला जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। ये जड़त्व आघूर्ण हमने देखा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 9 था ये 9 सॉल्व होता है। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, 3 न्यूमेरिकल बताए गए हैं, ये तीनों न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।